आप सबके सामने 50 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस और प्लस उनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया जाएगा सनराइज करियर एकेडमी में। इकोनॉमिक्स जो आपके सभी एग्जाम के लिए, जैसे आपका एसएससी जीडी देखो भी आने वाला है, और आपका उत्तर प्रदेश पुलिस और आपका बैंक रेलवे में अर्थशास्त्र के जो प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसे हमें आंसर चूज करना पड़ता है, वो इसमें हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। उससे पहले देखिए ये बहुत सुंदर सा कोट क्या लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध के विचार, जो मजा शांत रहकर चुप रहने में है वो शिकायत करने में नहीं है। कभी भी अपने जीवन से शिकायत मत कीजिए कि अरे यार हमारे पास किताबें नहीं है, अरे यार हमारे पास ये नहीं है, अरे नहीं, पूरा जीवन शिकायत करने में निकल जाता है। लेकिन अगर हम शिकायत को छोड़ दें, शांत मन से जो भी हम कार्य कर रहे हैं करते रहें, तो मुझे लगता है उसका रिजल्ट अच्छा होता है। कभी भी आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का तैयारी कर रहा हूं, मैं पीछे से तैयारी कर रहा हूं, नहीं, शांत मन से बिना किसी को बताए तैयारी करते रहिए और जनता को रिजल्ट दिखाइए, बस। ठीक है, प्रचार करने की जरूरत नहीं है, वाहवाही लेने की जरूरत नहीं है, अरे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करो बेटा, करो, नहीं, कुछ नहीं, किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है, किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हो। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जरा देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जरा देखिए क्या बोल रहा है। भारत सरकार के बजट में कुल प्राप्ति, भारत सरकार के बजट में कुल प्राप्ति का मतलब क्या होता है कि उसके पास कितना टैक्स आया, और कुल व्यय के अंतर को क्या कहा जाता है। देखिए भारत सरकार के बजट में कुल प्राप्ति व कुल व्यय के अंतर को क्या कहा जाता है, जरा बताइए। नहीं, बजट घाटा। क्या कहा जाता है? बजट घाटा। देखिए जितना हमारे पास टैक्स के रूप में पैसा आया और जितना हमने व्यय का मतलब क्या, खर्च किया, उसके बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, बजट घाटा। राजकोषीय घाटा कुछ और होता है, वो बताएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू है। ओके, अच्छा यहां पे बोला है बजट में कुल प्राप्ति। कुल प्राप्ति आप बताइए, हमारे देश में विकास कौन कर रहा है? केंद्र सरकार, है ना। केंद्र सरकार की भी आय होती है। केंद्र सरकार की आय का मतलब पूरे भारत की आय, और पूरे भारत की आय का मतलब राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? पूरे भारत की एक साल की कमाई। अच्छा, सरकार की कमाई कैसे होती है बताइए? टैक्स से। जो भी आप लोग वस्तुएं खरीदते हो, जो भी आप लोग वस्तुएं खरीदते हो, वो वस्तुएं खरीदने के बाद आप उसके साथ टैक्स भी देते हो। कोई भी पैकेट होता है उसमें लिखा रहता है ना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, लिखा रहता है सभी कर संग्रहित, है ना, लिखा रहता है ना। यानी अगर आपने कोई 5 रुपए की भी वस्तु खरीदी है तो आपने उसको सरकार को क्या दिया है? टैक्स दिया है। 1 रुपए की भी चीज अगर आप मार्केट से खरीदोगे तो आप सरकार को टैक्स सहित करते हो। ठीक है, आए समझ में? और देखो भारत के राष्ट्रीय आय की गणना, हमारे देश की राष्ट्रीय आय की गणना, और एक शब्द जिसको बोलते हैं वित्त वर्ष। क्या बोलते हैं? वित्त वर्ष। तो भारत का वित्त वर्ष कब से कब तक में होता है? देखिए इस वर्तमान वर्ष के 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? वित्त वर्ष होता है। ठीक है, इसी वित्त वर्ष में, इसी एक साल के दौरान भारत की जीडीपी, एनडीपी, भारत की राष्ट्रीय आय, भारत कितना मुनाफे में है, भारत कितना कर्ज में है, भारत के पास कितना पैसा है, वो सब इसी बीच में कैलकुलेट किया जाता है। आए समझ में? तो हमारे भारत का वित्त वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। यानी भारत के राष्ट्रीय आय की गणना 1 साल की तो होती है, लेकिन वह 1 साल कब से कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। अच्छा, अब ये है हमारा वित्त वर्ष। एक आता है कृषि वर्ष। क्या आता है? कृषि वर्ष आता है। ठीक है, कृषि वर्ष यानी किसानी का वर्ष। तो कृषि वर्ष हमारा कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से। कहां से होता है? 1 जुलाई से अगले साल की 30 जून तक, ये होता है हमारा कृषि वर्ष। और कृषि वर्ष को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 6 महीने के अंतराल, रबी और खरीफ। ठीक है, अरे यार जायद इतना नहीं है कि हम उसको अपने किसान वर्ष में डालें। हमारी मुख्य फसलें 2 ही हैं। हमारी मुख्य फसलें कौन सी? 2 ही है ना, एक खरीफ का सीजन और एक, है ना। इसीलिए हमने अपने पूरे कृषि वर्ष को 2 भागों में बांट रखा है, यानी एक साल को 6-6 महीने के अंतराल में।
एक कौन सा है खरीफ वर्ष है और एक कौन सा है रबी वर्ष, और दोनों को मिला के हमारा कृषि वर्ष बनता है जो कि 1 जुलाई से 30 जून तक। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, कभी भी जब पूछता है ना कि हमारा वित्त वर्ष कब होता है या वित्त वर्ष हमारा क्या होता है, तो 1 अप्रैल 31 मार्च तो ऑप्शन में देगा, 1 जुलाई 30 जून भी देगा। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज, क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है कि कृषि वर्ष और वित्त वर्ष क्या है, लेकिन एग्जाम में हो जाएंगे कंफ्यूज, तो वो उसकी जो पेन है ना वो 1 जुलाई और 1 अप्रैल दोनों में घूमता रहेगा कि किसको लगाऊं। तो ध्यान दीजिएगा, वित्त वर्ष है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च, और 1 जुलाई क्या है हमारा, 1 जुलाई से अगले साल की 30 जून तक क्या है, कृषि वर्ष। आए समझ में? किसी को कोई डाउट? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बजट घाटा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन में का सदस्य नहीं है? भारत, पाकिस्तान, कंबोडिया, नेपाल। अगर आपने कंबोडिया आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सार्क क्या है? सार्क क्या है? इसका मुख्यालय कहां पे है? नेपाल के कौन से शहर में? काठमांडू। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। वहां की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। बिल्कुल सही। सागर माथा के नाम से क्या जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट। और अन्नपूर्णा पहाड़ी भी कहां पे है? और बताइए, नेपाल की कौन सी नदियां भारत के साथ बॉर्डर बनाती हैं? काली और तीस्ता। काली कहां से? उत्तराखंड और नेपाल। और तीस्ता कहां से? सिक्किम। और बिल्कुल सही, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको क्या बोलते हैं? सार्क। और सार्क का जो मुख्यालय है वो कहां पे है? काठमांडू में। काठमांडू कहां पे है? नेपाल में। तो कंबोडिया देश सार्क का नहीं है। अब जैसे अगर आपको ना पता हो कि सार्क देश में कौन कौन से हैं, तो देखिए जरा, ये लिस्ट है हमारी। सार्क देश में इतने सारे देश आते हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश। कौन कौन से आते हैं? बांग्लादेश आता है, और क्या आता है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो कंबोडिया नहीं है। और पता है क्या, क्योंकि हमारा एशिया का ये ग्रुप है, तो आपके इकोनॉमिक में कम से कम 50% चांसेस रहते हैं सार्क से क्वेश्चन पूछने में। सार्क बहुत पुराना ग्रुप है, और क्योंकि हमारे मित्र, भाई, पड़ोसी देश नेपाल में इसका क्या है, मुख्यालय है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सार्क का करंट अफेयर भी पढ़ो, और सार्क का मुख्यालय, वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है, कितने देश हैं, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो कौन कौन से हैं इसमें सार्क में? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अच्छा, मालदीव को देखोगे, श्रीलंका को देखोगे, ये द्वीप देश हैं। क्या देश हैं? द्वीप देश, यानी चारों तरफ से घिरे हुए, पानी से घिरा हुआ। अब देखिए, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO बनने से पहले क्या था? गैट था। बिल्कुल, क्या था? टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, टैरिफ एंड ट्रेड। तो जो WT है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप इसको लिख लो। जो WT है, WTO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTO बनने से पहले क्या था? गैट था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा गया है, कम से कम 8 से 10 बार तो मैंने ही इसका एग्जाम दिया होगा, 8 से 10 बार। बस यही लाइन पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO बनने से पहले कौन सी संस्था थी, या इसकी पैतृक संस्था कौन सी है? गैट। ठीक है, WTO की पैतृक संस्था कौन सी है? गैट। आए समझ में? तो जहां पे आपने लिखा है WTO, वहां पे मूलतः लिख लीजिए, मूलतः ये क्या है? गैट है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में जो करेंसी नोट होते हैं, जो नए नए नोट होते हैं, नए नोट जारी करने का अधिकार किसको है? भारतीय रिजर्व बैंक। और देखिए, जब भी भारतीय रिजर्व बैंक आता है ना, इसमें कौन से एग्जाम हमेशा पूछे जाएंगे, लिख के देता हूं, पूछे जाएंगे। देखिए, पहली बात तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? RBI। RBI का फुल फॉर्म भारतीय रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में है। और मुंबई तो इसका मुख्यालय है, 4 इसके उप मुख्यालय हैं। 4 इसके क्या है? उप मुख्यालय। और जो 4 उप मुख्यालय है ना, वो 4 महानगर में है। हमारे भारत के 4 महानगर कौन कौन सा है? देखो, क्या है? दिल्ली, और क्या है?
मुंबई, और क्या है, कलकत्ता, और लास्ट क्या, मद्रास। मद्रास का मतलब आज का क्या, चेन्नई। तो देखो आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई का जो मेन हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसके 4 उप मुख्यालय हैं। वो कहाँ पे हैं, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में। और क्वेश्चन आया था कि इनमें से आरबीआई का उप मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये 4 शहर याद रखने। अच्छा, ये जो 4 शहर है ना, ये भारत के ऐसे कोने में है कि ये एक चतुर्भुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चतुर्भुज। देखिए सब ऊपर क्या है, दिल्ली, फिर यहाँ पे आएंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में, नीचे जाएंगे तो क्या, चेन्नई, और यहाँ पे बंगाल में कलकत्ता। बन गया ना। और इन्हीं 4 महानगरों से जुड़ा है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या जुड़ा है, स्वर्णिम चतुर्भुज, जो क्या है, हाईवे है। क्या है, हाईवे। क्लियर है। अच्छा, और भारतीय रिजर्व बैंक में आपको क्या याद रखना है, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारत शासन अधिनियम, कौन सा, भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। कब किया गया, 1935 में। और आपको पता है ये जो आरबीआई है, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो खाली भारत देश थोड़ी आज़ाद हुआ था, भारत का बेटा भी पैदा हुआ था। कौन, पाकिस्तान। तो जब तक पाकिस्तान का रिजर्व बैंक नहीं बन गया था, तब तक पाकिस्तान की मुद्रा भी कौन चला रहा था, आरबीआई। और फिर जब उनका बैंक बन गया, तब 1949 में आरबीआई का हमने कर दिया राष्ट्रीयकरण। क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण। यानी ये एक एग्जाम में बन गया कि आरबीआई भारत का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949। अब भारतीय रिजर्व बैंक को ही बोला जाता है बैंकों का बैंक। ठीक है, बैंकों का बैंक। यानी हमारे देश में जितने भी बैंक हैं, जैसे ये एसबीआई आपने देखा होगा, एसबीआई, एचडीएफसी और इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक, जितने भी तमाम बैंक हैं, चाहे सरकारी बैंक हो और चाहे प्राइवेट बैंक हो, सबका हेड कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आए समझ में। इसकी स्थापना किसके तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आया समझ में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, करेंसी नोट कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आगे दलाल स्ट्रीट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बैंक के एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर। बैंक के एग्जाम में दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है, मुंबई में। दलाल स्ट्रीट कहाँ पे स्थित है, मुंबई में। अच्छा, ये तो आपने जान लिया कि दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है, पर दलाल स्ट्रीट है क्या, बिल्कुल सही, मुंबई, इसको बी से बोलते हैं, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक मार्केट, बॉम्बे स्टॉक मार्केट। और जहां पर ये है उस जगह को बोला जाता है दलाल स्ट्रीट। ठीक है, उस जगह को क्या बोला जाता है, दलाल स्ट्रीट। हमारे भारत का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट कौन सा है, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक मार्केट। ठीक है, हाँ एक्सचेंज बोल सकते हो, स्टॉक मार्केट बोलते हैं, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर क्या है, शेयर मार्केट होता है। कौन सा मार्केट, शेयर मार्केट। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मुंबई में। ठीक है, आए समझ में। जब भी आपको दलाल याद आता है ना, दलाल स्ट्रीट, तो बीएसई को तुरंत याद रखिए। ठीक है, अब बीएसई को याद रखना है तो मुंबई को जरूर रखिए। आपको कैसे याद रखना है, मुंबई का नाम, पुराना नाम क्या था, बॉम्बे, है ना। देखो बॉम्बे से बना बंबई, अब बंबई से बना मुंबई, अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, मुंबई। क्लियर है, दलाल स्ट्रीट, बीएसई, मुंबई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है, वैकल्पिक धन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा। निम्नलिखित में, बिल्कुल सही, चेक, चेक के माध्यम से भुगतान करते हो ना, है ना। जैसे मान लीजिए कि कभी क्या हुआ कि जाना पड़ा, ज्यादा पैसे की जरूरत है, एटीएम से नहीं निकल रहे हैं, तो कैसे निकालते हो, चेक से निकालते हो ना। तो हमारा वैकल्पिक धन का उदाहरण क्या है, चेक। अच्छा, अगर किसी को चेक काट के दे रहे हो तो वो भी एक प्रकार का क्या है, धन ही है ना। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का चेक काट दिया, ठीक है, और आपको दे दिया, तो इसका मतलब आपके पास 1 लाख रुपए है, लेकिन किस फॉर्म में, चेक के फॉर्म में। ये चेक बैंक को दोगे, आपको वो पैसा दे देगा। तो यानी वैकल्पिक, ठीक है, ध्यान देना, सिक्के, बॉन्ड, करेंसी, इन सब में मत करना। ठीक है, सिक्के का मतलब भी पैसा होता है, नोट का मतलब भी पैसे होता है, वैकल्पिक धन होता है क्या, चेक। क्लियर है। अच्छा, क्योंकि अब ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा होता है,
ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा होता है ना, हो सकता है आपको बोल दे यूपीआई, यूपीआई, लेकिन यूपीआई नहीं करना है, किसको करना है, चेक करना है। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड बताएंगे जब इकोनॉमिक का लेक्चर आपको 19 तारीख के बाद जो इकोनॉमिक का लेक्चर लेंगे उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। अभी भी हमको पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा क्लास में, पता है क्यों? क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पैट का हम रिवीजन करा रहे हैं, जब तक हम कोई सब्जेक्ट जीके जीएस का गहराई से नहीं पढ़ा लेते तो मज़ा ही नहीं आता, लेकिन 19 तारीख से मज़ा आएगा। अभी देखिए जो मॉर्निंग 9 से 12 बैच चल रहा है तो उसमें जियोग्राफी हो गया और बाकी सब्जेक्ट का भी अध्ययन अच्छे से कराएंगे। उसमें बैंक दर वह दर है, बैंक दर वह दर है जिस पर ऑप्शन पढ़िए और आंसर निकालिए इसका। बी नंबर, कितने लोग बोल रहे हैं बी नंबर? आप लोगों का बिल्कुल सही है। जो बैंक दर है वो क्या है? आरबीआई वाणिज्य बैंकों को क्या कर देता है? देखिए दो तरीके के उधार होते हैं, दो तरीके के उधार होते हैं। ठीक है, एक उधार ऐसी कंडीशन कि आरबीआई अपने छोटे बैंक को उधार देता है, दूसरी कंडीशन आरबीआई उधार लेता है किससे? छोटे बैंकों से। आया समझ में? ये पूरा पढ़ाएंगे तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। क्लियर है? आगे बढ़िए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? अभी मैंने बताया था ना पहले। भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना हुई है किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1935। मुख्यालय कहां पे है? मुंबई। ठीक है, आया समझ में? और इस जब ये भारत का हुआ तो हमने 1949 का किया। अब आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि जब हम जीते, जब हम आजाद हुए 1947 में, तो 2 साल क्यों लगा दिए? क्योंकि पाकिस्तान का भी मुद्रा कंट्रोल कर रहा था। ये पाकिस्तान का बैंक रिजर्व बैंक नहीं बना था तो पाकिस्तान की मुद्रा भी यही कंट्रोल कर रहा था। इसीलिए हमने 1947 में नाच करके जब पाकिस्तान का बैंक बन गया तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया और हमारे देश का सबसे सर्वोच्च बैंक बनाया। कौन सा? आरबीआई। अच्छा, अगर आपके प्रश्न पूछ ले कि आरबीआई के बाद भारत का सर्वोच्च बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये इतना बड़ा बैंक है, इतना बड़ा बैंक है कि विजय माल्या जैसे 9,000 करोड़ रुपए लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। 9,000 करोड़, एक आदमी 1 करोड़ कमा ले तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। वो 9,000 करोड़ रुपए का लोन लेके भाग गए। हम लोग लोन ले लेंगे ना, अब मान लो एक किस्त नहीं दे पाए तो पूरा का पूरा एसबीआई स्टाफ हमारे घर में बैठ जाएगा, हो जाएगा ना? ये हमारे भारत के बैंक के हिस्ट्री में बहुत बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि देखो 9,000 करोड़ रुपए एक बजट होता है। आपको बता दें, कई छोटे छोटे देशों का तो ये पूरा का पूरा 1 साल की इनकम है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया किसमें? 1949। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब यहां से आपको समझना है उदारीकरण, अर्थव्यवस्था में उदारीकरण होता है ना। देखिए 1951 के समय में हमारा देश गरीबी की कगार में चला गया था और 1991-92 के समय में हमारे देश के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। बहुत सारे लोगों को ये राजनीतिक पार्टी के चक्कर में इस व्यक्ति से शिकायत होगी, लेकिन ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जो गवर्नर भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और 10 साल देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ये इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं कि इन्होंने हमारे देश को 1991 के दशक में गरीबी से बाहर निकाला था। और नहीं तो हमारे भारत के श्रीलंका जैसे हाल होते, हमारे देश का विदेशी भंडार बहुत कम हो गया था। तब इन्होंने क्या किया? एलपीजी ये नीति चालू की। एलपीजी एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। क्या होता है? लिबरलाइजेशन मतलब उदार बनना। हमारे भारत में दूसरी कंपनी को निमंत्रण देना कि भाई आप हमारे भारत में आइए और यहाँ पे कंपनी स्थापित कीजिए। अच्छा, कोई विदेशी कंपनी हमारे भारत में आएगी तो क्या फायदा होगा उसका? क्या फायदा होगा? भाई हमारे भारत में रहेगा, कोई हमारे घर में रहता है तो हमें किराया देता है कि नहीं देता?
तो हमें किराया देगा, प्लस जितना कमाएगा उसका टैक्स देगा। और हमारे भारत में अगर कंपनी खुलेगी तो हमारे भारत के लोगों को नौकरी मिलेगी, है ना। यानी कैसा फायदा, एक तो हमें पैसा भी मिल रहा है, उसका भी फायदा हो रहा है, और हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं इनको थोड़ी छूट दी जाए। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं ना, बिजनेस नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका सरकार ने टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा रखा है। तो मतलब उनके प्रति क्या होइए, उदार होइए, उनका टैक्स कम कीजिए ताकि वो प्रोडक्शन ज्यादा कर पाए। और प्राइवेटाइजेशन को, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दीजिए। प्राइवेट व्यक्ति जितना व्यापार करेगा उतना टैक्स देगा, है ना भाई। आप लोग जितना व्यापार करेंगे उतना टैक्स देंगे ना। अगर व्यापार नहीं करेंगे तो टैक्स क्या देंगे? सही बोल रहा हूं मैं? आप अगर 25 के 25 लोग या 50 के 50 लोग व्यापार करेंगे, जितना व्यापार करेंगे उतना पैसा, जितना व्यापार करेंगे उतना पैसा, उतना टैक्स दोगे, ठीक है। उतना टैक्स दे दो, और जितना टैक्स दोगे किसके खाते में जा रहा है? सरकार के। सरकार उतना अमीर बनेगी। सरकार जितना अमीर बनेगी उतना पैसा देश में खर्च करेगी। देश के हित में जितना पैसा खर्च होगा हमारी सुविधाएं और बढ़ेंगी। अब सरकार के पास कुछ बजट आया होगा तभी तो यहां पर हॉस्पिटल बनाया। अब हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम यहां दिखा लेते हैं, वो भी निःशुल्क, है ना। तो ये कैसे पॉसिबल है? अपने से ही। यानी ये हॉस्पिटल जो बना है सरकार की मदद से, ये कहीं ना कहीं हम सब लोगों के थोड़े थोड़े योगदान से बना है, जिसको हम बोलते हैं टैक्स, ठीक है। आया समझ में? मानव सूचकांक किसने बनाया था? मानव सूचकांक किसने बनाया था? यूएनडीपी। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था है, और यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये क्या बनाता है? मानव सूचकांक। अब मानव सूचकांक क्या होता है? अरे मानव के विकास का सूचकांक, है ना, कि मानव का विकास कितना हुआ है। आप ही जरा बताइए, आप हेल्दी हो, आप हेल्दी हो, हष्टपुष्ट हो, लेकिन आप बेरोजगार हो, तो मानव सूचकांक क्या है आपका? डाउन है। मान लीजिए आपके पास रोजगार है लेकिन हेल्थ से डाउन हो, हेल्थ से डाउन हो, है ना। हेल्थ से डाउन मतलब तुम्हारे माइंड में मेरी तस्वीर आ रही होगी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएनडीपी। मानव सूचकांक किसने बनाया? अब देखो, बुल एंड बियर बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये बुल एंड बियर, ये बियर पीने वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा। भालू वो बियर बोल रहा है। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? स्टॉक मार्केट से। किससे? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का मतलब ये क्या? शेयर बाजार। क्या? शेयर बाजार, ठीक है। तो बुल एंड बियर, आपको बता दें मुंबई में जहां पर हमारा स्टॉक मार्केट है, एक्सचेंज है, वहां पर इसकी मूर्ति बनी हुई है, बुल एंड बियर। तो बुल एंड बियर प्रदर्शित करता है किसको? स्टॉक मार्केट को। आया समझ में? ऐसे ही इकोनॉमी के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपके ये पेट में नहीं आएंगे तो किसी ना किसी एग्जाम में तो आएंगे। क्लियर है? अब फॉर्म तो आप सबका भरते हो। अच्छा, फॉर्म से याद आया, मैं बोला हूं आप लोगों को, CISF का फॉर्म निकला है। लड़कों के लिए एक 65 हाइट है, लड़कियों के लिए एक 55 हाइट है, 12वीं पास और 18 साल के, ठीक है। और जो जनरल है, OBC है, उनके लिए 100 रुपये फीस है, और इनके जो नीचे हैं वो उनका 0 फीस है, ठीक है। तो जिन बच्चों को भरवाना है, मैं कई दिन से बोल रहा हूँ, मंडे को आप डॉक्यूमेंट ले आइएगा, हम भरना चालू कर देंगे। दूसरी बात, ये जितने भी मौके निकल रहे हैं इनको भरते जाइए। अभी बताइए, वो हमारा छात्र जो BSF का रनिंग मार के आया, रनिंग उसका क्वालिफाई हो गया, ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई हो गया, अब रिटन टेस्ट देगा। इसका फॉर्म कब भरे थे आप? फरवरी में भरे थे। अब देखो कब मौका मिला, तो फॉर्म भरते जाओ, और जब उसका टाइम आएगा आपका रेस भी होगा, आपका पेपर भी होगा। आजकल अगर आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरोगे तो पेपर नहीं दे पाओगे। क्लियर है? फॉर्म भरते जाइए, कंजूसी ना कीजिए। इसका आंसर कितना है? स्टॉक मार्केट। आगे देखिए, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा? बंबई स्टॉक एक्सचेंज। यानी कहां? ये क्या है? BSE। कहां पे है? मुंबई में। अरे मुंबई में भी कहां पे है? दलाल स्ट्रीट में। हो गया ना याद? अब नहीं भूलेगा, ठीक है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक के अग्रदूत और मानव विकास सूचकांक के संस्थापक महबूब उल हक अन्य अमर्त्य सेन की राष्ट्रीयता कहां की थी?
अचल इराक। अरे महबूब उल हक ये पाकिस्तान के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, ठीक है। आपको बता दें कभी कभी जो है पाकिस्तान में थोड़ी सी खुशी हो जाती है क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोग निकलते हैं, बाकी तो वहां से आतंकवादी ही निकलते हैं, है ना। 99% आतंकवादी, 1% विद्वान। और भारत में 99% नहीं 100% विद्वान। आप लोग विद्वान ही तो बैठे हो, नौकरी निकालोगे तो विद्वान ही तो हो, है ना। तुम्हारा जो है छाती चौड़ी हो गई होगी, सर ने विद्वान बोल दिया। मानव विकास सूचकांक के अग्रदूत, देखिए आपको बता दें मानव विकास सूचकांक सबसे पहले किसने जारी किया था? महबूब उल हक ने। देखिए इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं जो आप ध्यान नहीं देते। देखिए क्या बोल रहा है, मानव विकास सूचकांक का अग्रदूत, मतलब सबसे पहले मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने चालू किया था? महबूब उल हक ने। या मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने दिया था? महबूब। और दूसरा कौन सा? अच्छा यही तो है, मानव विकास अग्रदूत और मानव विकास सूचकांक के संस्थापक, है ना, जिसको हम HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आज पूरे विश्व का HDI निकाला जाता है, रेशो बनाया जाता है, किसके तहत? कौन था वो व्यक्ति? महबूब हक, ठीक है। ये हमारा ही है, पाकिस्तान तो हमारा ही था ना, अभी भी हमारा ही है। मोदी और ये अमित शाह ये लेके मानेंगे, क्यों? हिंदू राष्ट्र वहां भी तो बनाना है। महबूब उल हक कहाँ के थे? पाकिस्तान के। इसको लिख लीजिएगा, चाहो तो लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ऐसे बना के पॉइंट लिख लो, महबूब उल हक मानव विकास सूचकांक के संस्थापक थे और यह पाकिस्तान से हैं। इतना पॉइंट बना के लिख लो, ठीक है। महबूब उल हक मानव विकास सूचकांक के क्या? संस्थापक, और कहां से थे? पाकिस्तान से, ठीक है। सबसे पहले HDI का अवधारणा किसने दिया? महबूब उल हक ने। उसकी राष्ट्रीयता क्या है? पाकिस्तान। यही तो एग्जाम में आता है और यही तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, ठीक है। बढ़े आगे। देखो आपके माइंड में, ये माइंड हमारा अपने देश के लिए इतना ज़्यादा काम करता है, इतना ज़्यादा देश हित की बात करता है। आपने जरूर सोच लिया इतना बड़ा जो है विद्वान पाकिस्तान से नहीं हो सकता, इसीलिए आपने क्या बोला? सर इराक से हो सकता है ना। देखो हमारा माइंड ही मानता है कि इनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। और वास्तव में इनके पास कुछ नहीं, वो इक्का दुक्का तो निकल ही जाता है कहीं से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और प्रथम योजना आयोग किसके नेतृत्व में बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू। और कब बनाया गया था? 15 मार्च 1950 में प्रथम योजना आयोग का गठन हुआ था। और यही योजना आयोग सन 2015 में बन गया नीति आयोग। क्या बन गया? नीति आयोग। ध्यान दीजिएगा, यही अर्थव्यवस्था में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। प्रथम योजना आयोग, पहले इसका नाम योजना आयोग था, जवाहरलाल नेहरू की सरकार में 15 मार्च 1950 में बना। और जब सन 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो 2015 से इसी योजना आयोग को कर दिया गया नीति आयोग। और नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म जरा देखो, NITI है ना। नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आया समझ में? अच्छा, कई बार ये भी पूछता है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्लियर है? आया समझ में? तो इसका गुलजारी लाल नंदा है। आगे बढ़ते हैं। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? दादा भाई। इकोनॉमिक्स से पढ़ाया था ना। राष्ट्रीय आय का पहली बार आकलन किसने किया था? और उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपए। जब दादा भाई नौरोजी ने भारत की अर्थव्यवस्था का पहली बार आकलन किया था कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो उस समय जब प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया तो उस समय हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपए। यानी भारत में एक व्यक्ति औसतन एक साल में कितना कमाता है? 20 रुपए। आया समझ में? क्लियर है? तो अर्थव्यवस्था में दादा भाई नौरोजी का ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगर देखिए
भारत में निम्नलिखित में किस उद्योग से सर्वाधिक श्रम आता है? श्रम शक्ति कार्य करती, सॉरी। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक शक्ति, श्रम शक्ति? कपड़ा उद्योग, बिल्कुल सही। आप लोगों का कपड़ा उद्योग बिल्कुल सही है, ठीक है। आए समझ में? क्लियर है? आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत के नोटों की छपाई होती है? मैसूर, सल्बोनी, झांसी या नासिक? नासिक। नासिक में और कहां होती है? नासिक के बाद और कहां होती है? अरे उज्जैन भूल गए क्या? उज्जैन में भी तो होती है ना? निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत की नोट की छपाई होती है? ऑप्शन के हिसाब से क्या है? नासिक। ऑप्शन के हिसाब से क्या है? नासिक। आए समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत? इशारा हो रहा है क्लास का सर 25 क्वेश्चन कर दें उसके बाद करेंगे, तो टॉप 25 क्वेश्चन कर दे रहे हैं उसके बाद, ठीक है। अच्छा, नासिक को आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि यहां पर विश्व का सबसे बड़ा त्योहार महाकुंभ मनाया जाता है कि नहीं? नासिक। नासिक में किसमें? अरे ये लो यार, हटाओ इसको। यहां पे कौन सा नहीं है? क्या मतलब झांसी में होता है क्या? सालबोनी मैसूर में होता है क्या? नहीं, इसको हटाओ। क्या कर लोगे? देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, नासिक में महाकुंभ मनाया जाता है। महाकुंभ सनातन धर्म का, विश्व का सबसे बड़ा पर्व है जहां पर एक ही दिन में करोड़ों लोग स्नान करते हैं। और भारत में महाकुंभ कितनी जगह पर? 4। तो एक तो नासिक हो गया, दूसरा क्या है? उज्जैन और प्रयागराज, और क्या? हरिद्वार। बिल्कुल सही, ठीक है। देखो मान लीजिए नासिक में हो गया ना, नासिक में महाकुंभ हो गया, तो उज्जैन में कब आएगा? 4 साल बाद। फिर प्रयागराज में कब आएगा? 4 साल बाद। फिर हरिद्वार में कब आएगा? हरिद्वार के बाद फिर वापस कहाँ आएगा? यानी एक जगह में कितने साल बाद? 12 साल बाद महाकुंभ आता है, ठीक है। आए समझ में? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अत्यधिक है? नहीं, गेहूं भी नहीं है, कपास भी नहीं है, चावल भी नहीं है, क्या है? गन्ना। गन्ना हमारे देश में बहुत ज्यादा होता है। बाकी में हम कौन से नंबर में? दूसरे। पहले नंबर में कौन है? चीन, चाइनीज। आए समझ में? देखिए निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार में सभी देशों से अधिक है? वो है क्या? गन्ना। आए समझ में? देखिए बाकी को नहीं बोलेंगे क्योंकि चीन हमसे आगे है, ठीक है। थोड़ा जोर से बोला करो, मुंह में ना बोलिए करो। हाँ, इतना ज्यादा क्या जानवर खाते हैं? देखो रोटी ग्रेवी के साथ अच्छी लगती है, सूखी रोटी नहीं अच्छी लगती है, तो ग्रेवी के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा। हाँ, ग्रेवी के लिए कुछ तो, हाँ और क्या, बिल्कुल रहता है। वो बता रहे हैं कि आप क्या क्या खा सकते हो। चलिए आगे देखिए, भारत प्रमुख आयातक है। आयातक, आयातक मतलब देखो, आयात, आयातक मतलब क्या होता है? आयात। आयात का मतलब आना, खरीदना। कहां से खरीदना? विदेश से, है ना। यानी हम अपने भारत में प्रमुख कौन सी चीजें खरीदते हैं? क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमारे देश में उसकी क्या है? कमी है। हमारे देश में उसकी कमी है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, और विदेशों से खरीद रहे हैं। तो जो चीज हम विदेश को, ठीक है, देखो आप लोग यहाँ पर कितने अटेंशन से पढ़ रहे हो, अब वो हमारे वहाँ पर विद्वान छात्र देखो जरा कितना बढ़िया बातें कर रहे हैं। और दूरी ज़्यादा नहीं होगी, 10 मीटर दूरी होगी, देखो 10 मीटर, है ना। उनको ये लग रहा है कि सर को पता ही नहीं चल रहा। क्यों? कुछ पढ़ाए हैं हम अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। नहीं तो सूरत कहाँ गया है? सूरत वहीं रहेगा। देखिए आयात का मतलब होता है दूसरे देशों से अपने देश में सामान मंगाना, और निर्यात का मतलब क्या होता है? दूसरे देश को भेजना। अब आप बताइए, सामान मंगाने में फायदा है या बेचने में? बेचने में। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? डॉलर, और $1 का मतलब कितना रुपए? 82। अब बताओ, अब खरीदोगे सामान, सामान अगर खरीदोगे तो $1 कितना देना पड़ेगा? 82 ना। और अगर सामान बेचेंगे तो $1 का हमें कितना मिलेगा? आया समझ में? तो देखो भारत प्रमुख आयातक है, ध्यान दीजिएगा।
लिख लीजिएगा, दलहन और तिलहन का। किसका? दलहन और तिलहन का। हमारे भारत में जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी खपत है, हमारी जितनी खपत है, जितनी क्षमता है, उतना हम नहीं उगा पाते, नतीजा बाहर से क्या करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, दलहन और तिलहन का हम भारत में आयात करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा, गेहूं और चावल का क्या करते हैं हम? निर्यात करते हैं। बहुत उगता है हमारे यहाँ। क्लियर है? आए समझ में? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? इनमें से दोनों का। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के लिए है? भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? यह प्रति हेक्टेयर लिए निकाला जाता है। इसका आंसर है चावल। इसका आंसर क्या है? चावल। चावल देखो साउथ में उगता है, चावल बंगाल में उगता है, असम में उगता है, उत्तर प्रदेश में उगता है, उधर पंजाब में उगता है। तो अगर आप भूमि के हिसाब से, कृषि भूमि के हिसाब से देखेंगे और फसलों के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसमें? चावल में दूसरे नंबर पे है ना। अपन आगे बात करें। अच्छा, चावल और गेहूं के लिए कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? देखो बार बार ये प्रश्न पूछा जाएगा, आपके अर्थव्यवस्था में पूछा जाएगा। बताइए, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र? 3 क्षेत्र। पहला क्षेत्र कौन सा होता है? प्राथमिक क्षेत्र। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कृषि क्षेत्र। कौन क्षेत्र? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र मतलब कच्चा वस्तु, जो भी कच्ची वस्तु होगी वह कृषि क्षेत्र में आएगी। जैसे फसल, जैसे वन, जैसे आपका मत्स्य पालन, जैसे मुर्गी पालन, जैसे अंडे का अंडे मतलब मुर्गी से जबरदस्ती बनवाना। ठीक है, तो ये किस में आएगा? आपका प्राथमिक क्षेत्र कृषि। कोई भी चीज अगर कच्ची है तो वह किस में आएगा? अच्छा, आपने देखा होगा कि जैसे गेहूं है, जौ है, गेहूं से बनते हैं बिस्किट। बिस्किट कहां बनेगा? फैक्ट्री में ना, मशीनों द्वारा, यानी उद्योग। तो वह कौन सा होता है? द्वितीयक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। देखिए, जितनी भी कच्ची वस्तुओं से पक्की वस्तुएं बनाई जा रही हैं, फैक्ट्री में बनाई जा रही हैं, उसको बोलेंगे औद्योगिक क्षेत्र। अच्छा बताइए, हमने कृषि से गेहूं लिया, उसका बिस्किट बनाया, अब बिस्किट बेचना भी तो है, तो कहाँ बिकेगा? दुकानों में। तो फैक्ट्री से दुकानों में गया, और दुकान से कौन खरीदेगा? जनता ना। तो यानी बिस्किट प्रदान करने की एक सेवा है। तो यानी कौन सा क्षेत्र? तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अगर आप डॉक्टर बन गए, पीसीएस बन गए, आईएएस बन गए, या इंटरनेट किसी को दे रहे हैं, या हॉस्पिटल खोल रहे हैं, या आप किसी का बीमा कर रहे हैं, तो कौन सा क्षेत्र? तृतीयक क्षेत्र। और भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा पैसा आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र। सबसे कम कहां से आता है? और दूसरे नंबर पे आए समझ में? सबसे ज्यादा जीडीपी कहां से बढ़ती है? तृतीयक क्षेत्र। सबसे ज्यादा टैक्स कहां से आता है? सेवा क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र। नहीं भूलेगा तुमको। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी कौन सी है? ठीक है, राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी, अरे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, याद है ना आपको? बताइए, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यानी आंसर कौन सा? बी। और इसके चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। बहुत बड़ा पद है, सेंट्रल लेवल का पद है, तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा ना। और त्याग भी किसको देगा? ये राष्ट्रपति को देगा यार। जो बड़े लेवल का पद है उसको नियुक्त भी करेगा राष्ट्रपति, और त्याग भी किसको देगा? राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति के केस में ऐसा होता है कि वह अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। 23वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता? ठीक है, राष्ट्रीय आय में किसको नहीं? नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, या मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, या इनमें से कौन है? कोई नहीं। सी नंबर। ठीक है,
इसको राष्ट्रीय आय में आरोपित नहीं किया जाता। लॉटरी जीतोगे सरकार को टैक्स नहीं दोगे? हाँ, कोई करोड़पति बनता है तो सरकार को टैक्स नहीं देता है क्या? ठीक है, नए पुलों में जो आपके किराया वसूला जाएगा वो टैक्स ही तो होता है, ये नहीं होता है मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 24वां क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कहां पे है? बताइए। असम में, डिगबोई असम है ना? अब जाओ, वो नहीं है, बंबई अब तट क्षेत्र। अरे आपने सुना नहीं क्या, ये गुजरात है और ये ऐसे यहाँ पे मुंबई है, मुंबई से इधर 80 किलोमीटर दूर मुंबई हाइट है। मुंबई हाइट जहाँ पे कच्चा तेल निकाला जाता है सबसे ज़्यादा, वहाँ से असम से भी निकाला जाता है लेकिन परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा है। मुंबई हाई, क्या बोलते हैं उसको? मुंबई हाई, जो मुंबई से 80 किलोमीटर दूर अरब सागर में है। मुंबई से 80 किलोमीटर दूर अरब सागर में। आए समझ में? वहाँ से हम क्या निकालते हैं? अपना कच्चा तेल निकालते हैं और कच्चा तेल निकालने के बाद उसको रिफाइन करते हैं। हमारे भारत में भी क्रूड ऑयल मिलता है लेकिन वो इतना नहीं कि जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं सबको हम पहुँचा दें, इसीलिए हम उसका क्या करते हैं? आयात करते हैं। देखिए, जितना हमारी क्षमता है तेल खपत करने की, 2/3 हम करते हैं आयात और 1/3 हमारे देश में खुद निकल आता है। समझिएगा ध्यान से, जितने हमारे तेल की खपत है उसका 2/3 हम करते हैं आयात और 1/3 ये हमारे देश में होता है। तो 1/3 हमारे देश में होता है तो कहाँ से होता है? यहाँ से होता है, मुंबई से, असम से, कच्छ से और कावेरी से। इसमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? ठीक है, और सबसे बड़ा खनिज अब तट क्षेत्र कौन सा है? ये मई है। आए समझ में आप लोगों को? कोई दिक्कत ना समझ में आ रहा तो पूछो। लास्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था। देखो, हो गए ना यहाँ पे ढेर, ऑप्शन को देख के योजना आयोग इधर डाल दो, योजना आयोग। अरे भैया, राष्ट्रीय विकास परिषद, देखो ना क्या नाम लिखा है, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या करेगी? 5 साल की योजना बनाएगी, पंचवर्षीय योजना बनाएगी कि जो वर्तमान में सरकार है 5 साल में कितना विकास करेगी। आप गलती न करना, ठीक है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, मुझे पता था कि बच्चे यहाँ पे ढेर होंगे योजना आयोग में। योजना आयोग तो पीएम का और पीएम योजना आयोग का, दोनों एक दूसरे के। तो यहाँ पर हमारे टॉप 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। करना था वैसे 50 लेकिन 25 का मिला, कोई बात नहीं, फिर कर देंगे। ठीक है, मंडे से यूपी ट्रिपल एससी पेट वाले